हाय एवरीवन, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम हिजाब वर्डिक्ट के बारे में बात करेंगे जो 13 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आई थी। एक स्प्लिट वर्डिक्ट है, वो फाइनल वर्डिक्ट नहीं है। और हम उसकी कहानी के बारे में जानेंगे, उसके बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे कि ये वर्डिक्ट की जो स्टोरी है वो कहाँ जा रही है, या इनकी जो बेसिस हैं, जो रिट पिटीशन फाइल की गई, जो प्ली लगी पहले कर्नाटका हाई कोर्ट में फिर सुप्रीम कोर्ट में, तो वो किन बेसिस पे बात हुई है और अलग अलग जस्टिस ने अपने क्या क्या फैसले सुनाए हैं। स्प्लिट वर्डिक्ट है। स्प्लिट वर्डिक्ट का मतलब है कि एक कॉमन मेजॉरिटी वर्डिक्ट नहीं ले आ पाए, जो 2 जज की बेंच थी वो नहीं ले आ पाए। तो कॉन्सिक्वेंटली अब ये देखा जाएगा कि इसको एक बड़ी बेंच के सामने प्रेजेंट किया जाएगा, और जहाँ तक है सीजेआई को इसमें प्रेजेंट होना पड़ेगा फाइनल वर्डिक्ट देने के लिए। ठीक है, तो चलिए लेट्स हैव अ लुक व्हाट इज द इशू, कहाँ से इशू स्टार्ट हुआ है और क्या स्टोरी है इस इशू की, वो समझते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस केस का नाम जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, आयशा शिफा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। ये हिजाब वर्डिक्ट, हिजाब इशू तो चल रहा है, ये केस का नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी 13 अक्टूबर को एक स्प्लिट वर्डिक्ट पास किया है। 2 जज की बेंच थी, उन्होंने स्प्लिट वर्डिक्ट पास किया है ऑन अ बैच ऑफ अपील्स चैलेंजिंग रेस्ट्रिक्शन ऑन मुस्लिम गर्ल स्टूडेंट्स जो कि हिजाब पहन के कॉलेज गई थी, और जिसके बाद कर्नाटका गवर्नमेंट ने हिजाब बैन का नोटिस दिया और फिर कर्नाटका हाई कोर्ट ने उस बैन को अपहेल्ड कर दिया, उस बैन को वैलिड बता दिया। ठीक है, तो ये जो मुस्लिम लड़कियां थी ये फिर कोर्ट पहुंच गई क्योंकि इनको क्लास अटेंड करने से मना कर दिया गया था जब ये हिजाब पहन के आ रही थी। चलिए, तो द चैलेंज बिफोर सुप्रीम कोर्ट इज अगेंस्ट कर्नाटका हाई कोर्ट। तो बेसिकली कर्नाटका हाई कोर्ट का जो डिसीजन है उसी को चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि कर्नाटका हाई कोर्ट ने हिजाब बैन जो गवर्नमेंट का डिसीजन था, कर्नाटका गवर्नमेंट का, उसको अपहेल्ड कर दिया है, उसको वैलिड बोल दिया है कि ये बिल्कुल वैलिड है और किसी भी बेसिस पे हिजाब को एज अ यूनिफॉर्म, एज अ कॉलेज यूनिफॉर्म अलाउ नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हुआ क्या था, कर्नाटका हाई कोर्ट ने 15 मार्च को कर्नाटका गवर्नमेंट के ऑर्डर को, ठीक है, कर्नाटका गवर्नमेंट के ऑर्डर को इफेक्टिवली वैलिड किया था, एम्पावर किया था कॉलेज डेवलपमेंट कमिटी के द्वारा। जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में एक कमिटी होती है जो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, तो कॉलेज डेवलपमेंट कमिटी के द्वारा इन्होंने बैन किया था हिजाब पहनने से, और हिजाब या इस्लामिक हेडस्कार्फ कहते हैं कॉलेज कैंपस में, जिसकी वजह से जब ये लड़कियां नहीं मानी, ये पहन के आई, तो इनको क्लास में आने से मना कर दिया गया था। ठीक है, तो यहीं से केस की शुरुआत होती है, यहीं से फिर कोर्ट में ये लोग अपील किए, तो कंट्रोवर्सी यहीं से शुरू होती है जब 8 लड़कियां who wore hijab to government PU college for girls in Udupi in December 2021 were not allowed to enter the classroom। यही मेन मुद्दा है कंट्रोवर्सी स्टार्ट होने का। स्टूडेंट्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द कॉलेज फॉर इट्स डिसीजन। उडुपी में एक बीजेपी के एमएलए हैं जिन्होंने जो हेड करते हैं सीडीसी को, कॉलेज डिपार्टमेंट कमिटी को, इन्होंने उन स्टूडेंट्स को कहा कि आप ड्रेस कोड फॉलो करिए, जो यूनिफॉर्म एक बनाई गई है, आप उस ड्रेस कोड को फॉलो करिए। तो स्टूडेंट्स डिसाइडेड टू स्टे अवे फ्रॉम द क्लास एंड फाइल्ड अ रिट पिटीशन इन द कर्नाटका हाई कोर्ट। ये स्टूडेंट्स फिर क्लास नहीं गए और कर्नाटका हाई कोर्ट में इन्होंने रिट पिटीशन को फाइल किया। इसी के बाद ही कुछ लड़के जो है, कुछ ग्रुप, एक लड़कों का ग्रुप, वो सैफरन स्कार्फ पहन के प्रोटेस्ट करने लग गए अगेंस्ट वुमेन वेयरिंग द हिजाब बाकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, बाकी कॉलेजेस में। ठीक है, तो वो सैफरन कलर का स्कार्फ पहन के अपने तरीके से वो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में, बाकी इंस्टीट्यूट्स में प्रोटेस्ट करने लग गए थे। सब्सिक्वेंटली बॉयज इन सैफरन शॉल्स एंड गर्ल्स इन हिजाब वेर ऑल बैंड फ्रॉम द क्लासरूम। तो ऐसा नहीं है कि केवल हिजाब पहनी हुई लड़कियों को डीबार किया गया क्लासरूम में आने से, उन लड़कों को भी रेस्ट्रिक्ट किया गया जो लड़के बाकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ऑरेंज
सैफरन कलर का स्कार्फ पहन के प्रोटेस्ट कर रहे थे। ठीक है, तो इन सबको बैन कर दिया गया क्लासरूम में आने से। इसके बाद 5 फरवरी को कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया, एक सर्कुलर इशू किया, जिसमें ये कहा कि students must follow the rules in colleges where the College Development Committee CDC had prescribed uniforms। स्टूडेंट्स को CDC के द्वारा प्रिस्क्राइब की गई यूनिफॉर्म्स को पहनना है और ये मैंडेट है। गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर, एक सर्कुलर जारी किया ये मैंडेट करते हुए। दिस सेट द ग्राउंड फॉर फर्दर प्रोटेस्ट। यहीं से प्रोटेस्ट का एक ग्राउंड सेट हो गया अक्रॉस कर्नाटका। द कर्नाटका हाई कोर्ट upheld the government order after which a student approached सुप्रीम कोर्ट। तो जब गवर्नमेंट ने ये सर्कुलर निकाला, ये ऑर्डर निकाला कि कॉलेज डेवलपमेंट कमिटी CDC के जो ऑर्डर्स हैं रिलेटिंग टू कॉलेज यूनिफॉर्म, बच्चों को उसको फॉलो करना पड़ेगा, यूनिफॉर्म को पहन के ही आप क्लास अटेंड करेंगे। तो इसके बाद प्रोटेस्ट हो गया, बच्चे रिट पिटीशन फाइल किए कर्नाटका हाई कोर्ट में, और फिर कर्नाटका हाई कोर्ट ने भी गवर्नमेंट के डिसीजन को अपहेल्ड किया, गवर्नमेंट के डिसीजन को वैलिड बताया और ये बोला कि बैन करना सही है, इनका डिसीजन सही है। इसके बाद ये बच्चे पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो यहाँ तक ये स्टोरी है इस पूरे प्रोटेस्ट की, इस पूरे कंट्रोवर्सी की, यहीं से शुरू हुई थी। तो आई विल टेल यू द जिस्ट। जो पिटिशनर्स हैं, ये जो लड़कियां हैं, ये और इनके जो वकील होंगे, जो एडवोकेट होंगे, इन्होंने पिटीशन में कई सारे पिटिशंस, कई सारे राउंड्स हुए। आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू द जिस्ट कि क्या एग्जैक्टली इन्होंने अपनी प्ली में क्या अपील की, इन्होंने क्या चैलेंजेस किए, क्या पॉइंट्स इन्होंने अपने एंड से रखे हैं कोर्ट के सामने। ठीक है, तो पिटिशनर्स जो मुस्लिम गर्ल स्टूडेंट्स थी अलग अलग कॉलेजेस की, ये लोग अप्रोच करते हैं सुप्रीम कोर्ट को, पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट को। तो यहाँ पहले जब ये हाई कोर्ट पहुंचे, पहले हम हाई कोर्ट की बात करेंगे। जब ये कर्नाटका हाई कोर्ट पहुंचे, कर्नाटका हाई कोर्ट में 3 जज बेंच ने इस केस को सुना, इस केस को देखा, जिसमें जो जजेस थे वो हैं जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित एंड JM काजी। इन्होंने कुछ जो पॉइंट्स बोले, इन्होंने अपहेल्ड किया इस बैन को, इन्होंने वैलिड कहा, गवर्नमेंट के डिसीजन को अपहेल्ड किया और ये कहा हिजाब एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का पार्ट नहीं है। हिजाब पहनना इज नॉट अ पार्ट ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। जिन लोगों को ये नहीं पता है ERP या एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस क्या है, अभी सब्सिक्वेंट स्लाइड में हम समझेंगे कि ERP के प्रोविजंस क्या है, ERP में एग्जैक्टली किन रिलीजन में किन प्रैक्टिसेस को एसेंशियल माना गया है, किन को नहीं माना गया है, और एग्जैक्टली कौन ये डिसाइड कर सकता है कि कौन सी प्रैक्टिसेस किसी पर्टिकुलर रिलीजन की एसेंशियल होंगी। ठीक है, तो अभी हम समझेंगे उसको भी। तो बेसिकली 3 judge bench of Karnataka High Court held that wearing hijab is not a part of essential religious practice in the religion of Islam. Requirement of uniform की जो एक requirement है वो reasonable restriction है on a fundamental right of Article 19 Clause 1 Clause Sub Clause A, जो कि freedom of speech and expression है। तो आप जब एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हो, आप जब यूनिफॉर्म सेट कर रहे हो, तो वो एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन हो रहा है आपके स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर। आप खुद को कैसे एक्सप्रेस करोगे। इफ यू आर अ रिलीजियस पर्सन इन एनी रिलीजन, आप किसी भी फेथ में बिलीव करते हो, किसी भी रिलीजन को बिलीव करते हो, एंड इफ यू आर मैंडेटेड टू वेयर, आपके ऊपर एक मैंडेट है कि आपको एक यूनिफॉर्म पहनना है, यू कांट एक्सप्रेस योर रिलीजियस बिलीव्स फ्रीली। तो इट्स अ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। ये आपके आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज A पे एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इम्पोज हो रहा है जब आपके ऊपर यूनिफॉर्म पहनने का मैंडेट आता है। ये भी कर्नाटका हाई कोर्ट ने उस केस में, उस बेंच ने कहा। इसके बाद इन्होंने ये भी क्लियर किया कि गवर्नमेंट के पास गवर्नमेंट ऑर्डर पास करने की पूरी पावर है। गवर्नमेंट ऑर्डर जो आया कि हिजाब बैन या CDC कमेटी के जो डिसीजंस होते हैं यूनिफॉर्म को लेके, कॉलेज मैंडेट को लेके, तो गवर्नमेंट एक सर्कुलर निकाल सकती है, गवर्नमेंट ऑर्डर निकाल सकती है और गवर्नमेंट के पास ये पावर है। दिस इज व्हाट वाज अपहेल्ड बाय द कर्नाटका हाई कोर्ट। ठीक है,
इसके बाद अब इसके बाद क्या हुआ, जब यहाँ तक की बातें आ गई, तो ये लड़कियां कर्नाटका हाई कोर्ट ने जब ये कहा कि नहीं हिजाब बैन बिल्कुल वैलिड है, इसको अपहेल्ड करते हैं हम और गवर्नमेंट के डिसीजन को बिल्कुल मानते हैं। वन ऑफ द प्लीज यहाँ से जो एक प्ली थी, जब वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंची तो उन्होंने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच के उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि हाई कोर्ट बिल्कुल फेल हो चुका है। इसलिए नहीं हुआ कि वो राइट टू वेयर अ हिजाब को एक एक्सप्रेशन के एम्बिट में ले आ रहा है, बल्कि इसको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। मतलब हाई कोर्ट फेल्ड टू नोट दैट the right to wear a hijab comes under the ambit of expression and is thus protected under Article 19 Clause 1 Sub Clause A of the Constitution। तो इन्होंने ये कहा कि हाई कोर्ट फेल हो गया है। ये बात इस बात को रियलाइज करने के लिए कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए जो आपका रिलीजियस बिलीफ या आपके एक्सप्रेशन को, आपके पास जो फ्रीडम है स्पीच एंड एक्सप्रेशन को, उसको रिलेट करने से हाई कोर्ट फेल हो गया है। ठीक है, इट ऑल्सो कंटेंडेड, इन्होंने ये भी कहा कि हाई कोर्ट फेल टू टेक नोट ऑफ द फैक्ट दैट हिजाब कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ राइट टू प्रिवेसी। हम क्या पहनेंगे, हम अपने बिलीव्स को कैसे एक्सप्रेस करेंगे या हम क्या पहनेंगे, ये कंप्लीटली हमारा मैटर ऑफ चॉइस है, हमारी राइट टू प्रिवेसी है। और हाई कोर्ट इस चीज को भी नोटिस करने से रियलाइज करने से फेल हो गया है। राइट, अनदर पॉइंट विच दे अपहेल्ड इज विद रिगार्ड टू यूनिफॉर्म, द प्ली स्टेट दैट कर्नाटका एजुकेशन एक्ट जो था 1983 का, उसमें ये कहा गया है कि रूल्स मेड अंडर द कर्नाटका यूनिवर्सिटी एक्ट, कर्नाटका एजुकेशन एक्ट 1983, it does not provide for any mandatory uniform to be worn by the students। मतलब ये एक्ट कोई मैंडेटरी यूनिफॉर्म नहीं कहता है कि लड़कियों को ये नहीं पहनना है या यही पहनना है। तो इन्होंने कर्नाटका एजुकेशन एक्ट 1983 का एक रेफरेंस देते हुए कहा कि इस एक्ट में भी ये मेंशन नहीं है कि एक स्पेसिफिक यूनिफॉर्म होना चाहिए या कोई लड़की कोई लड़का कोई एक ऐसी चीज नहीं पहन सकता। ये चीजें इस कर्नाटका एजुकेशन एक्ट में भी क्लियर नहीं है, तो इन्होंने इस एक्ट का भी रेफरेंस दिया। अब सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट है, जो 2 बेंच की वर्डिक्ट आई है, हम उसको देखेंगे कि जस्टिस हेमंत गुप्ता जिसने कर्नाटका गवर्नमेंट और कर्नाटका हाई कोर्ट के डिसीजन को अपहेल्ड किया है, उसको वैलिड किया है, एक वो है, और दूसरे हैं जस्टिस सुधांशु धूलिया जिन्होंने ये कहा है कि नहीं ये बिल्कुल गलत है और बैन हटा देना चाहिए, बैन को अपलिफ्ट होना चाहिए। लेट्स हैव अ लुक कि उनके स्टेटमेंट्स क्या आए हैं इस वर्डिक्ट को लेके। तो जस्टिस हेमंत गुप्ता ने अपहेल्ड किया है और गवर्नमेंट के डिसीजन को जस्टिस सुधांशु धूलिया ने स्ट्रक इट डाउन करने का वर्डिक्ट पास किया था। जस्टिस हेमंत गुप्ता का स्टेटमेंट था कि देयर इज अ डाइवर्जेंस ऑफ ओपिनियन, I have held against the appellant, I dismiss the appeal। ठीक है, इन्होंने ये कहा कि हम दोनों के ओपिनियन में डाइवर्जेंस है, दोनों जस्टिसेस एक मेजॉरिटी डिसीजन, एक कॉमन डिसीजन, एक कॉमन एंड पे, एक कॉमन वर्डिक्ट पे नहीं आ पा रहे हैं, उनके ओपिनियन में डिफरेंसेस हैं और इसीलिए इन्होंने इस अपील को डिसमिस कर दिया है। ऑन द अदर हैंड सुधांशु धूलिया ने कहा कि ही allowed the appeal and quashed the कर्नाटका गवर्नमेंट ऑर्डर। ठीक है, इन्होंने अपील को अलाउ किया, इन्होंने कहा कि बैन को अपलिफ्ट करना होगा और इन्होंने कर्नाटका गवर्नमेंट के ऑर्डर को क्वैश कर दिया है। ठीक है, नाउ लेट्स हैव अ लुक कि एग्जैक्टली इन्होंने क्या क्या पॉइंट्स को सब्सटैंशिएट करते हुए अपने वर्डिक्ट दिए हैं। लेट्स हैव अ लुक। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने 11 क्वेश्चंस फ्रेम किए। ठीक है, जस्टिस हेमंत गुप्ता ने 11 क्वेश्चंस फ्रेम किए और ये कहा कि वेयरिंग हिजाब इज नॉट अ पार्ट ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस। अभी हम आगे समझेंगे, जिनको नहीं पता एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है या इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं, आगे समझेंगे। तो इन्होंने यही कहा कि वेयरिंग हिजाब इज नॉट अ पार्ट ऑफ essential religious practices under Islam and the state government order serves the purpose of access to education।
ठीक है, he therefore dismissed the appeal, इन्होंने यही कहते हुए अपील को डिसमिस कर दिया. The judge was categorical that such a religious belief, ऐसी religious belief को एक सेक्युलर स्कूल में कैरी नहीं किया जा सकता और जो कि मेंटेन हो रहा है गवर्नमेंट फंड से. अगर कोई स्टेट स्कूल है, कोई स्टेट कॉलेज है जो कि स्टेट फंड गवर्नमेंट फंड से मेंटेन हो रहा है, तो ऐसी रिलीजियस बिलीफ को आप उस सेक्युलर, उस गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज में कैरी ऑन नहीं कर सकते हो. एंड द स्टेट ऑफ कर्नाटका वाज राइट इन इशूइंग इट्स February 5th गवर्नमेंट ऑर्डर, जहां पे उन्होंने ये कहा था कि हिजाब बैन होगा और CDC द्वारा जो मैंडेट जारी किए गए हैं यूनिफॉर्म्स को लेके, उसको सभी को मानना पड़ेगा, वो कंपलसरी होगा. रेस्ट्रिक्टिंग द वियरिंग ऑफ हिजाब्स एट स्कूल. तो इनका 5 फरवरी को यही GO गवर्नमेंट ऑर्डर रिलीज हुआ था. ठीक है, तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से इवॉल्व हुआ है, किस जजमेंट से हुआ है और किस किस कोर्ट के पास ये राइट है या उनके पास ये पावर है कि वो किसी भी रिलीजन, किसी भी बिलीफ के प्रैक्टिसेस को एसेंशियल या नॉन एसेंशियल की कैटेगरी में रख सकते हैं. तो बेसिकली ये डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी है, डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी है, जहां से एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस का कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ. और किस केस में हुआ, केस याद रखिएगा, शिरूर मठ के केस में ये कॉन्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था. शिरूर मठ का केस हुआ था 1954 में. डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी को इन्वेंट किया गया है इसी केस में. ठीक है, एक 7 जज बेंच बैठी थी, सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच बैठी थी जिन्होंने ये इवॉल्व किया डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी जो है. तो कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा कि जो टर्म रिलीजन है, religion will cover all the rituals and practices integral to a religion and took upon itself the responsibility of determining the essential and non-essential practices of a religion. मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऊपर या हाई कोर्ट के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी इस केस के थ्रू कि किसी भी रिलीजन में एसेंशियल प्रैक्टिसेस कौन सी होंगी और नॉन एसेंशियल प्रैक्टिसेस कौन सी होंगी. ये अब खुद को एम्पावर किया. कोर्ट के पास ये पावर है कि वो एसेंशियल प्रैक्टिसेस को या नॉन एसेंशियल प्रैक्टिसेस को कैटेगराइज कर सके किसी भी रिलीजन में. एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट. Essential religious practice test is a doctrine evolved by the court to protect only such religious practices which were essential and integral to a religion. तो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट जो हुआ है वो सिर्फ उन्हीं प्रैक्टिसेस को लेके एसेंशियल मानता है जो कि किसी रिलीजन के लिए बिल्कुल अडहेरेंट है, बिल्कुल उस रिलीजन में उस प्रैक्टिस को एसेंशियली माना जाता है, उसको प्रैक्टिस किया जाता है. ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी हमें ERP के बारे में, ERP टेस्ट के बारे में बताता है. तो सुप्रीम कोर्ट ने शिरूर मठ केस में यही कहा कि टू डिटरमिन व्हाट कॉन्स्टिट्यूटेड an essential aspect of religion, what constituted an essential aspect of religion, the court ought to look towards the religion concerned and to what its adherents believe was demanded by their faith. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो भी रिलीजन कंसर्न रिलीजन है, उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस को, जो उनके अडहेरेंस बिलीव करते हैं या जो उनके अडहेरेंस प्रैक्टिस करते हैं, जिन पे वो बिल्कुल बिलीव है, उनका फेथ है, उन प्रैक्टिसेस को एसेंशियल मानेगी. ऐसे ही किसी भी प्रैक्टिस को एसेंशियल या नॉन एसेंशियल कैटेगराइज नहीं करेगी. तो कोर्ट के पास ये पावर है. इसी केस के थ्रू ERP टेस्ट की वैलिडिटी, जो ERP टेस्ट को वैलिड माना गया, वो इवॉल्व हुआ शिरूर मठ केस के थ्रू. इंपॉर्टेंट केस है, याद रखिएगा. ठीक है, तो कंक्लूड करते हुए जस्टिस हेमंत गुप्ता ने क्या कहा, इन्होंने डिसमिस कर दिए
26 अपील हुई थी। ये देखिए, ये जो केस चला है ना, ये जो हियरिंग चली है 10 दिन चली है। एंड आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द जस्ट, मैं आपको बिल्कुल जस्ट बता रही हूँ जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोनों जस्टिसेस के थ्रू जो वर्डिक्ट आई है। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट दोज पॉइंट्स। तो जस्टिस हेमंत गुप्ता ने 26 अपील जो फाइल हुई थी अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट, उसको डिसमिस किया और ये कहा कि हिजाब जो है एक एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम का पार्ट नहीं है, ठीक है। एंड अलाउड द बैन, इन्होंने बैन को अलाउ किया ऑन वेयरिंग हेड स्कार्फ इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन द स्टेट। इनका वर्डिक्ट ये था। अब हम देखते हैं कि जो दूसरे जस्टिस हैं इस केस के, सुधांशु धूलिया, उन्होंने क्या एक्सप्रेस किया वर्डिक्ट के थ्रू, क्या कहा। तो जस्टिस धूलिया ने अपना डिफरेंट व्यू दिया। उनका डिफरेंट व्यू क्या था? उन्होंने ये कहा, द मेन थ्रस्ट ऑफ माई जजमेंट इज दैट दिस एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस in my opinion was not essential for the disposal of this dispute। मतलब जस्टिस धूलिया ने ये कहा कि हाई कोर्ट या जो हमारे दूसरे जज हैं, जो जस्टिस हेमंत गुप्ता हैं, जिन्होंने एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस को एक माध्यम बना के ये जजमेंट पास कर दिया है, ईआरपी को एक फैक्टर बनाया है, एक एसेंशियल फैक्टर बनाया है, जिसके थ्रू उन्होंने बैन को अपहेल्ड कर दिया, ये फैक्टर एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए, ये फैक्टर देखना ही नहीं चाहिए, इस फैक्टर को कंसिडर नहीं करना चाहिए, ईआरपी टेस्ट के फैक्टर को कंसिडर नहीं करना चाहिए। हाई कोर्ट टुक द रॉन्ग पाथ देयर। हाई कोर्ट ने बहुत बड़ी गलती की है जो उन्होंने एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस के टेस्ट को मानते हुए अपना जजमेंट दिया था। द डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस did not have to invoke, इसको नहीं उठाना चाहिए था इस टॉपिक को। This was simply a question of Article 19 Clause 1 Sub Clause A, a person expressing his religious belief, ठीक है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए का क्वेश्चन था ये। इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस, इट्स एप्लीकेबिलिटी। इनका यही कहना है कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए का जो एप्लीकेबिलिटी है, जो मायने हैं उसका, और आर्टिकल 25(1) फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड प्रोफेस अ रिलीजन, इन दोनों आर्टिकल्स को क्वेश्चन किया जाना चाहिए, नॉट ईआरपी। तो प्राइमरीली इनके अकॉर्डिंग, जस्टिस धूलिया के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए एंड आर्टिकल 25 क्लॉज 1, इन दोनों आर्टिकल्स को क्वेश्चन करना चाहिए। इन दोनों आर्टिकल्स के एम्बिट में हमें जजमेंट पास करना चाहिए। एंड इट्स अल्टीमेटली अ मैटर ऑफ चॉइस। ये एक बिल्कुल उस बच्चे की चॉइस है कि वो अपने रिलीजियस बिलीफ को, अपने यूनिफॉर्म को या अपनी ड्रेस को कैसे एक्सप्रेस करे, कैसे पहने। इट्स अ मैटर ऑफ हर चॉइस एंड नॉट द स्टेट्स चॉइस, एज सेड बाय जस्टिस धूलिया, नथिंग मोर एंड नथिंग लेस। तो इनके कहने का यही मतलब है कि सिर्फ अगर आप एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को हार्म कर रहे हैं और आप किसी के राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, प्रैक्टिस, प्रोफेस, प्रोपगेट रिलीजन को हार्म कर रहे हैं, यू आर वेरी रॉन्ग इफ यू टुक द पाथ ऑफ ईआरपी टेस्ट। एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस को इन्वोक नहीं करना चाहिए था इस केस में। ओनली आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए एंड आर्टिकल 25 और उनकी एप्लीकेबिलिटी को इस केस में जज करना चाहिए था, ठीक है। और इन्होंने अपने इस जजमेंट का जो क्रक्स है, अपने इस जजमेंट का जो बेस है, वो एक दूसरे केस को दिया, बिजॉय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला को दिया, जिसको पॉपुलरली नेशनल एंथम केस कहते हैं। तो जस्टिस धूलिया ने इस केस को एक एग्जाम्पल, एक रेफरेंस, एक क्रक्स बनाया कि ये मेरे जजमेंट का क्रक्स है। इस केस में सेम चीज़ हुई थी। गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर निकाला था और जिसमें ये था कि नेशनल एंथम के टाइम पे बच्चे को, किसी को भी सिटीजन को खड़े होना है और गाना है। एक स्कूल था जिसमें ये बिजॉय इमैनुअल के बच्चे पढ़ते थे, केरला की बात है। इन्होंने, इनके बच्चे बीनू एंड बिंदु, ये लोग अपने स्कूल में 26 जुलाई 1986 को ग्राउंड पे
खड़े होके नेशनल एंथम नहीं गाया, ये सिर्फ अटेंशन पोजीशन में चुपचाप खड़े थे और स्कूल ने इनको रेस्ट्रिकेट कर दिया, डीबार कर दिया इस ग्राउंड पे कि इन्होंने नहीं गाया। तो बिजॉय इमैनुअल ने केस फाइल किया अगेंस्ट स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन 1986 में, और जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सिर्फ एक सर्कुलर के थ्रू, सिर्फ एक ऑर्डर के थ्रू आप किसी की फंडामेंटल राइट को नहीं छीन सकते हैं, एंड योर एक्सपल्जन, जो आपने एक्सपेल किया है, वो वॉयलेट कर रहा है किसी की आर्टिकल 19 एंड 25 को। ठीक है, मतलब यू कांट प्रिवेंट देम ऑन द बेसिस ऑफ अ सर्कुलर। इफ अ पर्सन इज नॉट सिंगिंग नेशनल एंथम, इफ ही इज और शी इज ओनली स्टैंडिंग इन अ साइलेंट स्टेट, he is not doing any sort of crime, वो कुछ गलत नहीं कर रहा है। इनफैक्ट right to remain silent, right to silent is a part of right to free speech। तो right to silence, right to remain silent और right to silence भी right to free speech का एक पार्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर किया कि नो प्रोविजन ऑफ लॉ इन द कंट्री expressly obligates individual to sing the national anthem। मतलब गाने के लिए बिल्कुल obligated नहीं है कोई भी individual। if he or she wants to stand silently, वो बिल्कुल अटेंशन पोजीशन में खड़े थे, वो चुपचाप खड़े थे, they were not singing, and that's what Supreme Court held कि अगर कोई साइलेंटली खड़ा है अटेंटिव पोजीशन में, ये उन पे ऑब्लिगेशन नहीं है कि उन्हें नेशनल एंथम गाना ही पड़ेगा, राइट। और ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट कुड नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड बाय अ सर्कुलर, एज आई ऑलरेडी सेड। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सिर्फ एक सर्कुलर के माध्यम से, एक जीओ सर्कुलर के माध्यम से यू कांट रेस्ट्रिक्ट अ पर्सन्स फंडामेंटल राइट। इसके लिए एक पार्लियामेंट्री एक्ट होना चाहिए। देयर नीड्स टू बी अ पार्लियामेंट्री एक्ट इन ऑर्डर टू रेस्ट्रिक्ट अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, नॉर वॉज द रेस्ट्रिक्शन रीजनेबल, और ये रेस्ट्रिक्शन रीजनेबल भी नहीं था कि अगर कोई बच्चा अटेंटिवली खड़ा है और वो गा नहीं रहा है तो ये रेस्ट्रिक्शन रीजनेबल नहीं है। आप किसी की फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहे हो, आपने रेस्ट्रिकेट कर दिया उन बच्चों को, उनकी अटेंडेंस नहीं आ रही थी स्कूल में, दे कुडंट अटेंड दी स्कूल, तो ये उनके फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहे हैं, राइट, जस्ट बिकॉज दे डिडंट सैंग द नेशनल एंथम। तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल इसको स्ट्रक डाउन किया और कहा कि नहीं, राइट टू रिमेन साइलेंट, राइट टू साइलेंस इज अ पार्ट ऑफ राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, तो जस्टिस धूलिया ने इस केस का रेफरेंस देते हुए कहा, उनके कहने का मतलब यही है कि इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि एक सर्कुलर के माध्यम से आप किसी के फंडामेंटल राइट को वॉयलेट नहीं कर सकते हैं, एंड दैट इज व्हाई इफ द कर्नाटका गवर्नमेंट इज रिलीजिंग अ सर्कुलर, अ गवर्नमेंट ऑर्डर, तो आप किसी के फंडामेंटल राइट को वॉयलेट नहीं कर सकते। दिस इज व्हाट ही रेफर्ड टू। ठीक है, तो अगर हम थ्योरेटिकल बात करें, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलें और ये देखें कि जो रिलीजियस फ्रीडम है वो किस हिसाब से प्रोटेक्ट होती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आर्टिकल 25 क्लॉज 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये गारंटी करता है कि फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड द राइट फ्रीली टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। तो कॉन्साइंस की बात करता है, अंतरात्मा की बात करता है। हमने स्टैटिक में जब हम आर्टिकल्स डिस्कस कर रहे थे तो हमने अच्छे से डिस्कस किया है इस आर्टिकल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट अ रिलीजन और फ्री कॉन्शियंस, फ्री कॉन्साइंस के बारे में भी बात कही है आर्टिकल 25 ने। इट इज अ राइट दैट गारंटीज अ नेगेटिव लिबर्टी। इसका मतलब कि स्टेट ये इंश्योर करेगा there shall be no interference or obstacle to exercise this freedom। no word आ गया, no obstacle, no interference to exercise this freedom of right to profess, practice and propagate freely। however, like all fundamental rights, the state can restrict the right
for grounds of public order, decency, morality, health and other state interest. जैसे हर fundamental right absolute नहीं है, the state can impose a reasonable restrictions on the grounds of public order, health, security. ये वाला fundamental right भी absolute nature का नहीं है. State can impose reasonable restrictions. This is what Constitution has mentioned under Article 25 Clause 1. Right? Now, moving towards the conclusion, अगर हम conclusion की बात करें तो अब आगे क्या? Now, what next? What next to this verdict? तो अब ये बात हो रही है कि मैटर जो अब सुना जाएगा वो एक लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, एक बड़ी बेंच के हाथ के सामने ये मैटर पहुंचेगा और द बेंच डायरेक्टेड, द बेंच ने ये कहा, अभी जो 2 जज की बेंच थी उन्होंने ये कहा कि इन व्यू ऑफ डाइवर्जेंट ओपिनियन, क्योंकि वो एक सिंगल ओपिनियन पे, एक सिंगल फाइनल वर्डिक्ट पे नहीं आ पाए थे, द मैटर विल बी प्लेस्ड बिफोर CJI फॉर अप्रोप्रिएट डायरेक्शंस. This is a gray area as to implementation to Karnataka High Court judgment. The file is ready in front of CJI for larger bench constitution. तो larger bench constitute होगी और CJI के सामने ये मुद्दा डिस्कस किया जाएगा. उसके बाद मतलब ये 13 तक की न्यूज़ जो है ये हमने यहाँ पे कवर की है. तो यहाँ पे यही बात चल रही है कि एक लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ वो सारी बेंच इस केस को सुनेगी, समझेगी और फिर फाइनल वर्डिक्ट पे पहुंचेगी. ठीक है, तो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो. आगे जो भी वर्डिक्ट आएगा हम उसके बारे में बात करेंगे जब भी कोई न्यूज़ आती है तो. ठीक है, सो थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.